गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजिक्स क्लासेस। माई सेल्फ प्रभाकर। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और अभी तक इस ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने देख लिया कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस किया, कैसे स्पर्म फॉर्मेशन होता है उसके बारे में डिस्कस किया, फिर ओवरी क्या है, ओवम प्रोडक्शन कहाँ होता है, उसमें सेकेंडरी oocytes क्या है, उसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के बारे में डिस्कस किया। आज जो हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज फैलोपियन ट्यूब। अब ये फैलोपियन ट्यूब क्या है? तो सबसे पहली बात तो क्या है कि ये फैलोपियन एक ट्यूब है, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है ट्यूब। अब इस ट्यूब का फंक्शन क्या है तो उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि फैलोपियन ट्यूब को और क्या बोलते हैं। ठीक, तो फैलोपियन ट्यूब इज ऑल्सो नॉन एज ओविडक्ट and sometimes it is also called as uterine duct. Okay? अब बात करते हैं कि ये जो फैलोपियन ट्यूब होता है ये प्रेजेंट कहाँ होता है। तो जाहिर सी बात है, we all know about that the female reproductive part is present in abdominal cavity. So that means this fallopian tube must be present in the abdominal cavity. So here it is written that it is located in abdominal cavity. As far as its length is measured, this is approx 10 to 13 centimeter long tube, and that tube means it is hollow from inside. This is tube and this is hollow from inside. So this is hollow tube, and from the hollow tube and from the inner side of the tube, this inner membrane or the inner surface is lined with mucous membrane, and this mucous membrane contains ciliated columnar epithelium. कहने का मतलब क्या बोल रहा है कि अब अगर ये अंदर से जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो सिलिएटेड कॉलुमिनार एपिथेलियम से घिरा हुआ है या कंटेन करके रखता है। मतलब कि ये अंदर का जो अगर लाइनिंग है, ये अंदर के जो वॉल है, तो इसके अंदर कॉलुमिनार सेल्स इस तरीके से प्रेजेंट है और साथ साथ इसके ऊपर सीलिया ढेर सारे इस तरीके से प्रेजेंट है। तो अब हम लोग बात करें कि ये सीलिया का प्रेजेंट यहाँ पर क्यों जरूरी है। तो हम लोग जानते हैं कि दैट ओवम विच इज रिलीज्ड फ्रॉम ओवरी दैट डू नॉट हैव द एबिलिटी टू मूव, इसके पास मूव करने का एबिलिटी नहीं है। जबकि हम लोग मेल गैमेट्स की बात करते हैं, स्पर्म की बात करते हैं, तब वहां पर जो मेल गैमेट्स होता है, जो स्पर्म होता है, उसके पास मूव करने की टेंडेंसी होती है। दैट मीन्स द स्पर्म हैव द मोबिलिटी। और वो मोबाइल किसके कारण होता है? दैट इट टेल्स प्रेजेंट इन स्पर्म। तो यहां पर चूंकि ओवम राउंड शेप का होता है और इसके पास कोई मूव करने की एबिलिटी नहीं है, तब ये मूव कैसे करेगा? क्योंकि ये ओवरी से अगर ये रिलीज हो रहा है और इसको फैलोपियन ट्यूब में आना है तो कैसे मूव करेगा? तो ये सीलिया प्रेजेंट है, तो सीलिया का यूनिडायरेक्शन मूवमेंट होने के कारण, मतलब एक डायरेक्शन में जब सारे फ्लैजिला एक साथ मूव करेंगे तब उसके कॉन्टैक्ट के उसके फ्लो से ये जो ओवम है ये भी एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाएगा। और इसीलिए इसका जो इनर सरफेस है इस ट्यूब का, इस फैलोपियन ट्यूब का इनर सरफेस जो है that is aligned with the mucous membrane, and mucous membrane contains ciliated columnar epithelium. Okay? चलिए, तो ये बात क्लियर हो गया। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि इसका और भी डिफरेंट तीन जो लेयर्स होते हैं फैलोपियन ट्यूब, ये 3 मसल्स टिश्यूज को कंटेन करके रखते हैं। कौन कौन सा? तो यहां पर देखिए लिखा है कि द ओवर the mucous membrane there are 3 layers of muscles fiber, that is innermost जो सबसे है। innermost कहने का मतलब क्या हुआ कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन है इसके जस्ट बीनीथ यानी जस्ट बगल में जो
मेम्ब्रेन है दैट इज कॉल्ड द इनर मोस्ट लेयर दैट इज स्पाइरली अरेंज्ड, और उसके बाद इसका जो मिडिल लेयर है दैट इज मिडिल लेयर हैज द सर्कुलर फाइबर्स, और सबसे बाहर वाला जो लेयर है दैट कंटेन्स द लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स। ठीक, और ये जो लास्ट वाला जो लेयर्स है दैट हैव या द आउटर मोस्ट शीथ हैव लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स, और ये लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स जो हैं लास्ट जो आउटर मोस्ट लेयर है ये आगे जाकर ये ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं, इसमें ब्रांच होना शुरू कर जाते हैं और फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फिम्ब्रिए। तो वही बातें यहां पर लिखी है कि the longitudinal fibers ends in finger-like branches that is called fimbriae near ovary form a funnel-shaped structure called infundibulum that catches egg। अब इन दोनों टर्म का फिम्ब्रिए एंड इनफंडिबुलम को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं, एक एक चीज को समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, फिम्ब्रिए क्या है। तो जैसे यहां पर इस डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम को देखिए, तो यहां पर क्या चीज दिया हुआ है कि ये देखिए ये इधर से आया और ये जो, पहले एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक, ये जो यहां से आ रहा है और उसके बाद देखिए ब्रॉड हो गया हिस्सा, ये वाला हिस्सा ब्रॉड है, तो इस जो ब्रॉड वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं इनफंडिबुलम। ठीक, और यहां पर एक देखिए ये यहां पर इस उंगली की तरफ बाहर निकला हुआ है एक प्रोजेक्शन, एक ब्रांच निकले हुए हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फिम्ब्रिए। क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ? चलिए हम लोग इसको ऐसे देखते हैं कि जैसे ये आपका हैंड है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये ब्रॉड हुआ और उसके बाद इसमें उंगली ये ढेर सारे लगे हुए हैं। ठीक, तो ये जो ब्रॉड वाला हिस्सा जो हुआ इसको हम लोग बोल दिए इनफंडिबुलम। क्या बोल दिए? इनफंडिबुलम। ठीक, और ये जो डिजिट्स है, ये जो उंगलियां सारी है, इसको हम लोग बोल दिए फिम्ब्रिए। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? अब तो समझ में आ गया होगा। चलिए तो हम लोग क्या बोले कि द लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स एंड्स लाइक ए ब्रांच दैट इज कॉल्ड फिम्ब्रिए नियर ओवरी एंड फॉर्मिंग द फनल शेप स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड इनफंडिबुलम। तो अब फिर क्या मतलब हुआ कि जैसे ये हमारा ओवरी है, ये क्या है, हमारा ओवरी है, ओवरी एग रिलीज किया, तो चूंकि ये जो हमारा ओवरी है और इसी को चारों तरफ इस तरीके से उंगली से घेरे हुए है, इस तरीके से। ठीक, तो जैसे ही एग यहां से रिलीज हुआ तो ये फिम्ब्रिए उसको कैच किया और उसको इनफंडिबुलम की तरफ डायरेक्ट कर दिया, और उसके बाद फिर ये आगे एग मूव करना शुरू कर जाएगा। ठीक, तो क्या बोल रहे हैं कि ये जो फिम्ब्रिए है उसको कैच करने के बाद, एग को कैच करने के बाद वो डायरेक्ट कहां कर दिया, इनफंडिबुलम को, और इनफंडिबुलम के थ्रू ये आगे ओविडक्ट में जाएगा। तो अब आगे जहां जाएगा तो अब हम लोग पार्ट पढ़ लेते हैं कि ये कितने पार्ट में डिविजिबल है। क्या? फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब को हम लोग 3 पार्ट में डिविजिबल करके पढ़ते हैं। दैट इज, सबसे पहले तो होता है जो एम्ब्रियो, जो यूट्रस से अटैच होता है, उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं इस्थमस। ठीक, उसके बाद इस्थमस इज नैरो ट्यूब, उसके बाद फिर ये ब्रॉडन होता है, तो जो ब्रॉडन पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड द एम्पुला, और उसके बाद फिर ये इनफंडिबुलम में आ जाता है, तो द नेक्स्ट पार्ट इज इनफंडिबुलम। ठीक, तो मतलब कि इनफंडिबुलम एंड कहां पर होता है, फिम्ब्रिए के पास। तो एग कैच किया फिम्ब्रिए, उसको डायरेक्ट कर दिया कहां पर, इनफंडिबुलम को, और इनफंडिबुलम से वो एग चला जाएगा एम्पुला में। और जो फर्टिलाइजेशन होता है, हम लोग ये भी जानते हैं, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फैलोपियन ट्यूब। ये तो कॉमन सी बात है। फैलोपियन ट्यूब में कहां पर, तो एम्पुला में। ये तो नॉर्मल सी बात है, एम्पुला में फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन अगर एम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एग्जैक्टली कहां पर होता है फर्टिलाइजेशन, तो एम्पुला और इस्थमस जो जंक्शन है,
isthmus एंड एम्पुला जंक्शन पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। रियल में फर्टिलाइजेशन एम्पुला और इस्थमस जंक्शन के पास होता है। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है कि जैसे ये आपका क्या है, फैलोपियन ट्यूब है, और अगर फैलोपियन ट्यूब को अगर सपोर्ट ना दिया जाए तो ये हिलता डुलता रहेगा और शेकिंग के कारण डिस्टॉर्ट भी हो सकता है, कुछ अदर कॉम्प्लिकेशन भी क्रिएट हो सकते हैं। तो क्या होता है कि इसको, इस फैलोपियन ट्यूब को अपने पोजीशन पर होल्ड करने के लिए पेरिटोनियम मेम्ब्रेन्स का एक लेयर आता है जिसको सपोर्ट करता है फैलोपियन ट्यूब्स को, और उसको हम लोग बोलते हैं मेसोसाल्पिंग्स। ये आपको एम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो क्या बात यहां बोले हम कि द मेसोसाल्पिंग्स, इसको डबल स्टार लगा देते हैं एज फॉर योर कन्वीनियंट। तो मेसोसाल्पिंग्स इज अ डबल फोल्ड ऑफ अ पेरिटोनियम दैट सपोर्ट फैलोपियन ट्यूब। ये बात क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं फंक्शंस ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो जहां तक फंक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले बात क्या की है, हम लोग क्या जाने कि फैलोपियन ट्यूब जो है उसमें 3 पार्ट होते हैं, इस्थमस, इनफंडिबुलम एंड एम्पुला। और जो क्या उसको बोलते हैं इनफंडिबुलम है, वो लास्ट एंड करता है कहां से, फिम्ब्रिया के पास। तो फिम्ब्रिया क्या करता है, ओवम को कैच करता है। तो इसका फंक्शन जो है फैलोपियन ट्यूब, हम लोग वहीं से सब कुछ निकालते हैं, उस पॉइंट से ही निकालते हैं जो अभी हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है, रिसीव ओवम फ्रॉम ओवरी। ओवरी से जो एग रिलीज हुआ, ओवम रिलीज हुआ, उसको वो कैप्चर किया। ठीक, उसके बाद अब जब ओवम आ गया तो उसको फर्टिलाइजेशन होना है। तो फर्टिलाइजेशन होने में हो सकता है 1 दिन का टाइम लगे, क्योंकि जो ओवम रिलीज होता है दैट लास्ट फॉर 24 आवर्स, वो 24 घंटे के लिए सर्वाइवल रहता है। ठीक, तो अब उसको सर्वाइवल रखना है तो उसको हम लोग को फूड नरिश करवाना पड़ेगा। ठीक, तो the second function of fallopian tube is to hold and nourish the ovum between circular folds till they are fertilized. ठीक, अब इसमें और क्या होता है, तो हम ये भी डिस्कस किए कि फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फैलोपियन ट्यूब। अब फर्टिलाइजेशन हो गया तो उस फर्टिलाइज्ड ओवम को यूट्रस तक ट्रांसफर करना है। तो द नेक्स्ट पॉइंट इज टू कन्वे फर्टिलाइज्ड ओवम इनटू यूट्रस। इसके अलावा फर्टिलाइज्ड होने के लिए स्पर्म की रिक्वायरमेंट रहती है। तो स्पर्म कहां से आएगा, वो इंटर करेगा वेजाइना से, और वेजाइना से थ्रू सर्विक्स होते हुए वो कहां जाएगा, इस तरीके से। इसको हम लोग क्लियर कट डायग्राम से देख लेते हैं। जैसे ये हमारा यूट्रस है, ठीक, ठीक। तो अब यहां पर जो स्पर्म आएगा तो आने के बाद इधर जाना है, इधर जाना है, किधर जाना है, उसको डायरेक्ट करने का भी काम कौन करता है, फैलोपियन ट्यूब करता है। तो वही बातें यहां पर लिखी है कि टू हेल्प स्पर्म इन अपवर्ड मूवमेंट। वो अपवर्ड मूवमेंट, क्योंकि जिधर एग रहेगा, जिस फैलोपियन ट्यूब में एग रहेगा उधर ही तो वो स्पर्म जाएगा उसको फर्टिलाइज होने के लिए। तो उस स्पर्म्स को डायरेक्शन देने का काम भी ये फैलोपियन ट्यूब करता है। ठीक, उसके बाद अब ये फर्टिलाइज्ड हो गया, फर्टिलाइज होने के बाद उसको यूट्रस की तरफ डायरेक्ट कर दिया। उसके बाद अब ये इम्प्लांट कर जाएगा। किस में इम्प्लांट कर जाएगा, तो यूट्रस में इम्प्लांट करेगा। तो जब फर्टिलाइज्ड होता है तब बनता है जायगोट, और जायगोट बना तो वो इसमें स्टार्टिंग तुरंत फर्टिलाइज होने के बाद फिर तुरंत इसमें क्लीवेज होना शुरू हो जाता है, और जब क्लीवेज होता है तो इसमें मल्टीपल सेल्स बनने होते हैं। तो कुछ जैसे ही ये जायगोट बना, जब अभी तक किसमें है, फैलोपियन ट्यूब में, तो फैलोपियन ट्यूब में ये डिवाइड होते होते 8 सेल स्ट्रक्चर बन जाता है, फिर 16 सेल स्ट्रक्चर बनता है। तब उसको हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। ठीक, और ये ब्लास्टोसिस्ट जो स्टेज होता है वो कहां पर होता है,
फाइलोपियन ट्यूब में। उसके बाद ये तब तक फिर धीरे धीरे ट्रांसफर होता है यूट्रस की तरफ इम्प्लांट होने के लिए। तो वही बातें यहां पर लिखी है कि एम्ब्रियो डेवलप्स अप टू ब्लास्टोसिस्ट स्टेज इन फाइलोपियन ट्यूब। कोई दिक्कत यहां पर तक किन्हीं को? चलिए ठीक है, तो ये हम लोग देख लिए फाइलोपियन ट्यूब और उसके फंक्शंस के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड्स की तरफ मूव करते हैं एंड दैट इज यूट्रस। अब क्या होगा, किसका फंक्शन हम लोग जानेंगे? यूट्रस के बारे में जानेंगे। तो यूट्रस क्या है? तो सबसे पहली बात तो हम लोग इसको यूट्रस को और क्या बोलते हैं, इसके फंक्शन तो हम लोग पहले बाद में जानेंगे। पहले तो इसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, कहां पर प्रेजेंट है, क्या चीजें होती है, शेप कैसा है, उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। फंक्शन तो हम लोग पढ़ना ही है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, यूट्रस की बात करते हैं। यूट्रस को और क्या बोलते हैं? लेमैन कॉमन भाषा में या कॉमन मैन जो क्या बोलता है, वुम्ब बोलता है या हिस्टीरिया उसको बोलता है, ठीक। अब देखिए ये होता क्या है यूट्रस। तो यूट्रस जैसा कि हम लोग डायग्राम में देखते हैं या पीछे डायग्राम में देखे, ये क्या इस तरीके से दिखा, ठीक, इस तरीके से दिखा। तो ये जो यूट्रस है, ये पूरा पोर्शन ये आपका यूट्रस हो गया, ठीक। तो ये अंदर से हॉलो रहेगा, अंदर से हॉलो रहेगा, तभी तो इसमें एम्ब्रियो आकर इम्प्लांट करेगा और फीटस डेवलपमेंट होना शुरू होगा। तो अंदर से ये हॉलो रहेगा, ये हो गया यूट्रस, ठीक। और अंदर से क्या रहेगा? इट इज हॉलो। और चूंकि ये होल्ड कर रहा है, फीटस को होल्ड करता है अप टू द 9 months, और वी कैन से दैट 270 डेज प्लस माइनस 10 डेज तक जो होल्ड करता है, उस पीरियड को हम लोग बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। और उस जेस्टेशन पीरियड के दौरान चूंकि फीटस इसमें लॉज रहता है, इसमें अंदर रहता है, तो उसका वजन बढ़ेगा। तो उसको होल्ड करने के लिए इसका जो वॉल है, यूट्रस का वॉल जो है, वो मस्कुलर थिक रहता है। तो वही बातें यहां पर लिखी है कि क्या लिखा हुआ है कि इट इज ऑल्सो नोन एज वूम एंड हिस्टीरिया। इट इज हॉलो मस्कुलर ऑर्गन्स लोकेटेड। अब इसका लोकेशन कहां पर है? तो इट इज लोकेटेड बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम। अगर इसको हम लोग साइड व्यू से देखते हैं तो क्या है, जैसे ये हम लोग का बॉडी है, ठीक। तो आगे में क्या हो गया? यूरिनरी ब्लैडर, पीछे में रेक्टम, और इस बीच में ये हमारा यूट्रस प्रेजेंट रहता है। इसके बीच में ये यूट्रस, यूट्रस प्रेजेंट रहेगा, ये। और ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर, और ये हो गया रेक्टम। तो चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहा है, ये बच्चे को, ये फीटस को डेवलप करवाने के लिए फंक्शन प्ले करता है, तो उन दोनों को फ्रंट से और बैक से दोनों तरफ से प्रोटेक्शन मिल जाता है। फ्रंट से यूरिनरी ब्लैडर उसको शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम कर लेगा, और पीछे रेक्टम, एंड रेक्टम के पीछे में हम लोग को प्रेजेंट रहता है क्या? वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम का सपोर्ट मिल गया, इधर यूरिनरी ब्लैडर का सपोर्ट मिल गया, और बीच में ये जो स्पेस है जिसमें यूट्रस प्रेजेंट है, चाइल्ड को या फिर एम्ब्रियो को आराम से डेवलप होने के लिए स्पेस मिल जाता है, प्रोटेक्शन भी मिल गया। और चूंकि ये जो यूट्रस है, ये चाइल्ड को, ये एम्ब्रियो को, फीटस को होल्ड करता है डेवलपमेंट के लिए, इसीलिए यूट्रस को हम लोग और क्या बोलते हैं? यूट्रस इज चाइल्ड बियरिंग ऑर्गन। बात क्लियर हो गया? अब अगर इसके शेप की बात करते हैं तो शेप कैसा है? तो इसका शेप पियर शेप होता है, और वो भी इन्वर्टेड पियर, इस तरीके से पियर शेप का होता है। तो इन्वर्टेड है। इसका जो ऊपर का पोर्शन है दैट इज ब्रॉड इन नेचर, और नीचे ये उसको क्या बोलते हैं? नैरो हो गया, नैरो इन नेचर हो गया। तो ये वाला जो ब्रॉड हिस्सा है, जहां से फैलोपियन ट्यूब आकर जुड़ता है, उस वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? फंडस बोलते हैं। अभी हम लोग उसको देख लेंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं पहले क्या क्या लिखा हुआ है। तो इसकी शेप की जो बात कर रहे थे, दैट इज
इट लुक्स लाइक इन्वर्टेड पियर शेप, और ऐसे शेप को हम लोग बोलते हैं पायरिफॉर्म इन शेप। ठीक, फंक्शन की बात करते हैं तो यूट्रस का फंक्शन क्या है? टू नॉरिश एंड हाउस ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग अनटिल द अनबोर्न चाइल्ड और ऑफ स्प्रिंग। मतलब क्या बोले कि जो गेस्टेशन पीरियड होता है, जब बच्चा जन्म लेने से पहले तक जहां पर रहता है वो यूट्रस है। तो मतलब यूट्रस इज एक्ट एज ए हाउस, हाउस फॉर द एम्ब्रियो, हाउस फॉर द फीटस। और चूंकि फीटस डेवलपमेंट हो रहा है तो उसको नॉरिशमेंट भी प्रोवाइड करना है, उसको फूड सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करवाना है, तो इसके लिए वो नॉरिश करने का भी काम करता है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके पार्ट्स की बात करते हैं। तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है फंडस, सेकंड इज बॉडी एंड द थर्ड इज इस्थमस। ठीक, तो अब फंडस किसको बोलते हैं, बॉडी किसको बोलते हैं, एंड इस्थमस किसको बोलते हैं? अब डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद द isthmus with this part, and the fallopian tube also contains the isthmus. Okay, so don't get confused. It's very simple terms यार, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अब फंडस क्या है, बॉडी क्या है और isthmus क्या है। ठीक, तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं एज फॉर सिंप्लिसिटी। ठीक, तो जैसे ये हमारा फैलोपियन ट्यूब है, यूट्रस है, और ये फैलोपियन ट्यूब इस तरीके से आ गया, ये भी फैलोपियन ट्यूब इधर से आ गया, और यहाँ से ओवरी से ओवरलैप कर जाएगा, और मतलब ओवरी को घेरे हुए रखता है। ठीक, तो ये वाला जो पोर्शन इसको कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक, ये वाला जो पोर्शन जहां पर इस्थमस आकर जुड़ा है, किसका इस्थमस? फैलोपियन ट्यूब का इस्थमस आकर जुड़ा है, और ये वाला पूरा पोर्शन, ये क्या देख रहे हैं? कर्व देख रहे हैं, डोम शेप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, कन्वेक्स शेप देख रहे हैं। तो इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं फंडस, फंडस ऑफ यूट्रस। ठीक है, और यहां से इस फैलोपियन ट्यूब के नीचे वाला हिस्सा जो ब्रॉडनिंग पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी, और ये मेन पार्ट होता है जहां पर इम्प्लांटेशन होना है। और जहां पर फिर नैरो डाउन हो रहा है, ये जो नैरो डाउन हो रहा है, इस नैरो डाउन पोर्शन को हम लोग बोलते हैं इस्थमस। लोअर पोर्शन है, नैरो डाउन हो जाता है, एंड दैट रीजन इज कॉल्ड द इस्थमस। सॉरी, क्लियर है बच्चे? तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं अब क्या होता है जो। तो फंडस इज ब्रॉड, हम लोग मेंशन कर लिए, convex like dome or curved upper area in which fallopian tube connect to the uterus। क्लियर बात है, एकदम क्लियर कंसेप्ट है। नेक्स्ट इज बॉडी। बॉडी क्या है? द मेन पार्ट ऑफ यूट्रस। अब मेन पार्ट क्या है कि जहां पर फैलोपियन ट्यूब के नीचे वाला हिस्सा और इस्थमस के ऊपर बीच वाला जो हिस्सा है, दैट इज कॉल्ड द बॉडी। तो वही बात यहां बोला है, द मेन पार्ट ऑफ द यूट्रस इज बॉडी, start directly below the level of fallopian tube and continues downward until the uterine wall and cavity begins to narrow। जहां नैरो डाउन होना शुरू करता है और फैलोपियन ट्यूब जहां जुड़ रहा है, उसके नीचे वाला जो पोर्शन है उसको हम लोग बोलते हैं बॉडी बोलते हैं। और सबसे नीचे वाला जो पोर्शन है, दैट इज कॉल्ड द इस्थमस। इस्थमस इज लोअर नैरो नेक रीजन। ठीक, और ये इस्थमस के नीचे अब और कुछ प्रेजेंट रहता है, उसको बोलते हैं सर्विक्स बोलते हैं। तो जैसे अब ये नैरो डाउन होना शुरू हो गया, तो जो नैरो डाउन हुआ है, ये वाला जो नैरो पोर्शन जो है, दैट इज कॉल्ड द इस्थमस। एंड इस्थमस के सबसे नीचे वाला पोर्शन होता है, दैट इज कॉल्ड द, इस पोर्शन को हम लोग बोल देते हैं सर्विक्स बोलते हैं। ठीक, और सर्विक्स ओपन कहां पर होता है? तो ये फिर ओपन होगा वेजाइना में। वेजाइना में ओपन हुआ, तो ये जो सर्विक्स वाला पोर्शन है, अंदर से इंटरनली फोल्डेड स्ट्रक्चर रहता है, जो ट्री के समान रहता है। ब्रांचेस ऑफ ट्रीज लुक लाइक ए ब्रांचेस ऑफ ट्रीज एंड इट इज कॉल्ड द आर्बर बीटे यूटेराई। ठीक, और ये जो हम लोग का जो यूट्रस है, इसको कलर चेंज कर लेते हैं, ग्रीन कर लेते हैं। ठीक, तो यहां पर जो यूट्रस है, चूंकि ये यूट्रस क्या काम करने जा रहा है? फीटस को होल्ड करने जा रहा है, और जो फीटस को होल्ड करता है तब इस पर वेट लॉस होगा,
और वेट लॉस होगा तो उसके कारण कहीं बाई चांस ये फीटस स्लिप डाउन ना हो जाए, उसको रोकने के लिए ये जो सर्विक्स है इसके पास दो वाल्व की तरह अपर्चर प्रेजेंट रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑरिफिस बोलते हैं। और ये दो होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक होता है इंटरनल। अब इंटरनल कहाँ प्रेजेंट है? तो इंटरनल ऑरिफिस वहां पर प्रेजेंट है जहां यूट्रस और सर्विक्स स्टार्ट होता है। तो यूट्रस और सर्विक्स के बीच में एक जो ऑरिफिस प्रेजेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल ऑरिफिस, उसको शॉर्ट में हम लिख दिए ओएस। ठीक। और दूसरा अपर्चर कहां पर प्रेजेंट है? दूसरा अपर्चर जब सर्विक्स और वेजाइना जहां ओपन होता है वो भी एक वाल्व की तरह वहां पर प्रेजेंट होता है, एक नॉच की तरह बाहर निकला हुआ पोर्शन रहता है, उसको हम लोग बोल देते हैं एक्सटर्नल ऑरिफिस। ठीक। तो ये दोनों क्या काम करता है कि उसको एम्ब्रियो को होल्ड करने का काम करता है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है कि ताकि ये जो एम्ब्रियो है, ये जो फीटस डेवलपमेंट हो रहा है इनसाइड द यूट्रस, डोंट गेट स्लिप डाउन थ्रू सर्विक्स एंड वेजाइना। तो अब ये क्या बात करें, अब यहाँ हम दो टर्म यूज कर लिए, सर्विक्स एंड वेजाइना एक साथ। तो यहां पर हम लोग ये भी जानते हैं कि जैसे ये सर्विक्स हुआ, उसके बाद वेजाइना, तो जब बर्थ होता है, चाइल्ड बर्थ होता है, तो ये दोनों को दोनों एक साथ डायलेट करता है। तो ये जो वेजाइना एंड सर्विक्स पूरा पोर्शन को उस समय हम लोग बोलते हैं बर्थ कैनाल। ये पूछ लिया है, कभी कभार पूछ लिया जाता है, इसलिए हम इसको बता रहे हैं यहाँ पर कि द बर्थ कैनाल इज व्हाट? सर्वाइकल कैनाल एंड वेजाइना टुगेदर इज नोन एज बर्थ कैनाल। एंड ऑरिफिस को जो हम लोग बात कर रहे थे, देखिए यहां पर लिखा हुआ है द कनेक्शन ऑफ सर्वाइकल कैनाल विद द कैविटी ऑफ पार्ट ऑफ यूट्रस। सर्वाइकल कैनाल एंड कैविटी ऑफ द पार्ट ऑफ यूट्रस इज गार्डेड बाय इंटरनल ऑरिफिस। एंड इन द सेम वे क्या बात बतलाए थे कि इन द सेम वे हम लोग ये भी बात चर्चा किए, इन द सेम वे हम लोग वो भी चर्चा किए कि जो ओपनिंग ऑफ सर्वाइकल कैनाल इनटू वेजाइना इज नोन एज एक्सटर्नल ऑरिफिस। ठीक है, ठीक है। और क्या बात बतलाए थे कि जैसे ये हम लोग का सर्विक्स है और इसमें क्या है, इंटरनली इसका जो सरफेस है बहुत सारे फोल्ड्स, म्यूकोसल फोल्ड्स प्रेजेंट रहते हैं, और ये देखने में लगता है क्या कि एक पेड़ है और ढेर सारा ब्रांचेस है, और इसको हम लोग बोलते हैं आर्बर विटे यूटेराई। यहां पर मिसप्लेस हो गया है, यहां पर लिख लीजिएगा आर्बर, सॉरी क्या लिखिएगा? आर्बर विटे यूटेराई। ठीक है, ये सिर्फ विटे यूटेराई नहीं है, आर्बर विटे यूटेराई। अब यहां पर हम लोग ये भी चर्चा करेंगे कि हम लोग कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पर है बायोलॉजिक्स में विथ लॉजिक, वी आर स्टडिंग विद लॉजिक्स, तो हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। हम लोग क्या बोल रहे हैं? आर्बर विटे यूटेराई। ये बिना यूटेराई की ये कंप्लीट टर्म नहीं होगा, क्योंकि इन द सेम वे आर्बर विटे जो है हम लोग एक जगह और इस्तेमाल करते हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़िएगा कि ब्रेन में भी हम लोग आर्बर बीटे वहां पर यूज करते हैं। तो वहां पर हम लोग क्या बोलते हैं? आर्बर बीटे ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, अब वो कहां पर होता है? तो आर्बर बीटे हम लोग यहाँ पर डिस्कस बता दे रहे हैं कि यहाँ पर कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। वहां पर भी हम लोग देखते हैं आर्बर बीटे जो देखते हैं वो किस में देखने को मिलता है? सेरेबेलम में। और सेरेबेलम किस लिए रहता है? सेरेबेलम इज फॉर कोऑर्डिनेशन मूवमेंट, मूवमेंट में ये हेल्प करता है, कोऑर्डिनेशन मूवमेंट। ठीक है, बैलेंसिंग ऑर्गन की तरह सेरेबेलम काम करता है। इसीलिए ये वहां पर भी, चूंकि जो सेरेबेलम का स्ट्रक्चर इस तरीके से देखते हैं, तो वो क्या रहता है कि यहाँ पर इस तरीके से ढेर सारा लगता है, ब्रांचेस की तरह देखने में लगता है।
तो ये जो ब्रांचेस की तरह दिखता है, ट्री की तरह दिखता है, इसीलिए इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं आर्बर विटे। अब चूंकि ये ब्रेन में हो रहा है तो आर्बर विटे ब्रेन हो जाएगा, और यहां पर हम लोग यूट्रस की बात कर रहे हैं, सर्विक्स की बात कर रहे हैं, तो इसलिए ये हो जाएगा आर्बर विटे यूटेराई। क्लियर है? चलिए गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग को सोच समझ के पढ़ना है, कंसेप्ट के साथ समझना है। भले ही थोड़ा सा दिन एक्सटेंड हो जाए, लेकिन एक बार ऐसा पढ़ लिए उसके बाद कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये तो मेरी गारंटी है। और आप भी मेहनत करते रहिए, जितना मेहनत हम भी करते हैं उतना भी मेहनत करिए। ठीक है, चलिए, तो हम लोग क्या बोले कि द वॉल ऑफ सर्वाइकल कैनाल हैव ए म्यूकोसल फोल्ड्स which resembles like branches called आर्बर विटे यूटेराई। अच्छा, अब ये क्या बात की है कि फर्टिलाइज तो हो गया, फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज हो गया। कहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ है? इस्थमस और एम्पुलरी जंक्शन के बीच में फर्टिलाइजेशन हुआ है। तो वो जो फर्टिलाइज्ड ओसाइट्स है, जाइगोट जो रहेगा वो कहाँ पर फ्यूज करेगा? यूट्रस के। तो यूट्रस के पोस्टीरियर पीछे वाले हिस्से में इम्प्लांट होगा। तो वही बात यहाँ लिखा है कि फर्टिलाइज्ड ओसाइट इज यूजुअली इम्प्लांटेड इन द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द बॉडी ऑफ यूट्रस। ठीक है, अब यहां पर दो टर्म आता है, दैट इज एंटीवर्जन एंड एंटीफ्लेक्सॉन एज पर एम्स पॉइंट ऑफ व्यू। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो अब ये एंटीवर्जन क्या है? तो एंटीवर्जन इज द एंगल 90 डिग्री एंगल बिटवीन वेजाइना एंड यूट्रस। अब देखिए ये क्या बात बोल रहे हैं कि 90 डिग्री का एंगल होता है किसके बीच में? वेजाइना और यूट्रस के बीच में। अब देखिए इसको ऐसे सोचिए कि ये हमारा यूट्रस है, सॉरी ये यूट्रस है, ठीक, और यहां पर वेजाइना है। तो अगर यहां पर वेजाइना है तो इन दोनों के बीच में अगर ये 90 डिग्री बन रहा है, ये 90 डिग्री का है, तो इसको तो हम लोग बोल दिए एंटी वर्जन बोल दिए। याद रखने का तरीका भी क्या है? एंटी वर्जन, वी फॉर वेजाइना एंड वी फॉर वर्जन। तो ये समझ में तो बात आ गई कि ये यूट्रस और वेजाइना के बीच में 90 डिग्री बन रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं एंटी वर्जन बोल रहे हैं। क्लियर है बात? क्लियर है बात? चलिए, तो अब क्या बोल रहे हैं कि अब देखिए 90 डिग्री होने का मेन बेसिक रीजन क्या है, इसको लॉजिकली समझिए इसको। ठीक है, तो अब देखिए ये यूट्रस फीटस को होल्ड किए हुए, और ये फीटस कहीं, अब देखिए जैसे जैसे फीटस का डेवलपमेंट होगा उसका वेट बढ़ेगा, तो उसका वेट बढ़ने से कहीं हो सकता है कि कभी कभार ये आपके फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल डेली रूटीन्स के दौरान कहीं ये फीटस स्लिप डाउन ना हो जाए। अगर ये ओरिफिस, या इसका जो ओरिफिस किसको बोलते हैं? ओपनिंग्स को बोलते हैं। तो ये जो ओपनिंग है ये अगर डायरेक्ट सीधे रहता तब तो ये ज्यादा चांसेस है कि जो यूट्रस है वो स्लिप डाउन हो सकता है। लेकिन अगर वहीं पर 90 डिग्री पर अगर कोई आकर इसको मिल रहा है, ज्वाइन हो रहा है, तब ये क्या काम करेगा? ये यहां पर आने के बाद फिर इस पर प्रेशर लगेगा, तो क्या होगा? प्रेशर डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा, तो जिसके कारण इसको, एम्ब्रियो को स्लिप डाउन होने से बचाने का भी काम करता है। ठीक है, इसीलिए यहां पर एक जो वेजाइना है और यूट्रस है वो एंगल पर झुका हुआ रहता है, तो वो जो 90 डिग्री पर झुका हुआ रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एंटी वर्जन बोलते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरीके से हम लोग एक और टर्म पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड द एंटीफ्लेक्सॉन। अब ये क्या है एंटीफ्लेक्सॉन? तो दिस इज द 90 डिग्री एंगल बिटवीन यूट्रस एंड सर्विक्स। जो यूट्रस और सर्विक्स के बीच में भी, यूट्रस और सर्विक्स के, जैसे ये हमारा यूट्रस है तो ये सर्विक्स हो गया, ठीक, तो इन दोनों को बीच में भी 90 डिग्री का एंगल प्रेजेंट रहता है, तो जिसके कारण स्लिप डाउन होने से, एम्ब्रियो स्लिप डाउन होने से बच जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से नेचर ने, देखिए सोचिए नेचर के बारे में अगर सोचते हैं तो क्या क्या अजूबे चीजें देखने को मिलता है। नेचर ने हम लोग को किस तरीके से अडॉप्ट करवाया, किस चीजों को अच्छा बेहतरीन तरीके से हो सके हम लोग को प्रोवाइड करवाया। ठीक है,
कितनी खूबसूरती इस सब चीजों को सोचिए, समझिए, और भी इंटरेस्ट जाएगा पढ़ने में। एंड यू आर ऑफ कोर्स यू आर द फ्यूचर्स ऑफ डॉक्टर, सॉरी डॉक्टर्स ऑफ फ्यूचर। चलिए, तो हम लोग क्या बात किए कि एंटीवर्जन क्या है और एंटीफ्लेक्सॉन क्या है, ये डिस्कस कर लिए। अब जो यूट्राइन की जो वॉल है, यूट्राइन का जो वॉल है, जैसे ये यूट्रस है, तो इसका जो इंटरनली जो वॉल है दैट कंटेन्स म्यूकस मेम्ब्रेन, और म्यूकस मेम्ब्रेन है तब क्या सिक्रीट करेगा, कुछ ना कुछ तो सिक्रीट करेगा। म्यूकस है, म्यूकस है मतलब स्लाइमी सब्सटेंसेस या फ्लूइड्स डिस्चार्ज करेगा। तो ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, अब ये इंटरनली म्यूकस मेम्ब्रेन किसके बोल रहे हैं, ये क्या बोलते हैं, यूट्रस का बोल रहे हैं। तो यूट्रस का सबसे अंदर वाला पोर्शन होता है, उस मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं एंडोमेट्रियम। ठीक है, अभी हम लोग जस्ट चर्चा करने वाले हैं। तो वही बातें यहाँ पर लिखी है कि द लाइनिंग ऑफ यूट्राइन कैविटी इज मॉइस्ट म्यूकस मेम्ब्रेन कॉल्ड एंडोमेट्रियम। और ये जो एंडोमेट्रियम होता है, हम लोग अभी पिछले क्लासेस में भी डिस्कस किए कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तब यूट्राइन वॉल का थिकनेस बढ़ता है और फिर घटता भी है। तो घटा, बढ़ा, फिर घटा। तो इस तरीके से मतलब कि ये जो यूट्राइन वॉल है, अंदर का जो वॉल है दैट इज कॉल्ड द एंडोमेट्रियम, उसका थिकनेस जो होता है वो चेंज होते रहता है। ठीक है, तो वही बातें यहाँ पर लिखी है क्या कि द लाइनिंग चेंजेस इन थिकनेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब ये क्या बोले कि दैट एंडोमेट्रियम कंसिस्ट ऑफ मॉइस्ट म्यूकस मेम्ब्रेन सो इट विल सीक्रेट सम फ्लूइड्स, जिसको हम लोग बोलेंगे इंडोमेट्रियल फ्लूइड्स। तो अब इस इंडोमेट्रियल फ्लूइड्स में क्या क्या चीजें प्रेजेंट रहती है, तो क्या क्या चीजें प्रेजेंट रहेगी, दैट कंटेन्स वाटर, आयरन, पोटेशियम, सोडियम, क्लोराइड, ग्लूकोज, एंड ग्लूकोज फॉर व्हाट, nutrition for the embryo, and some proteins that helps in implantation of the zygote। ठीक है, तो इस तरीके से एंडोमेट्रियल फ्लूइड्स डिस्चार्ज होता है, एंडोमेट्रियल फ्लूइड्स सिक्रीट करता है एंडोमेट्रियम वॉल। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कि जो यूट्राइन वॉल है, वो यूट्राइन वॉल कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। कौन कौन सा, तो ये जो अब 3 मसल्स से घिरे हुए रहते हैं, कौन कौन सा, तो ये एक लॉन्गिट्यूडनल रहता है, दूसरा सर्कुलर रहता है और ऑब्लिकली प्रेजेंट रहता है। और इन सभी के बीच में कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं, इलास्टिक फाइबर्स एंड कोलाजन फाइबर्स टू सपोर्ट द स्ट्रेंथ, टू सपोर्ट द यूट्रस, टू सपोर्ट द फीटस इन द यूट्रस। और उसके कारण ये 3 लेयर्स में, जैसे ये लॉन्गिट्यूडनल है, फिर सर्कुलर मसल्स का रहेगा, फिर ऑब्लिक मसल्स का रहेगा, और इन सभी में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहेंगे। तो जिसके कारण इसका वॉल जो है वो टफ हो जाता है। ठीक, और साथ साथ कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ये जब फीटस को बाहर निकलना, एक्सपेल आउट होना शुरू होता है, तब वहां पर लेबर पेन डेवलप होता है, और जिसके कारण इसका जो वॉल है, यूट्रस का वॉल है, उसमें स्मूथ मसल्स, कॉन्ट्रेक्टाइल मसल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो उसको कॉन्ट्रैक्शन के कारण प्रोपेल आउट इजीली हो सकता है। ठीक है, ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और भी डिटेल जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो यूट्रस है वो और किन किन चीजों से, जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि 3 लेयर्स के होते हैं, जिसको एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम बोलते हैं। तो उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।